अच्छा, एक और चीज है इसमें, क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड के बारे में क्या बात कर रहा है, जैसे कि मान लो एक ऑर्केस्ट्रा में गाना बज रहा है, गाना बज रहा है तो जो ऑर्केस्ट्रा होगी उसमें ड्रम भी बज रहा होगा, वायलिन भी बज रहा होगा, पियानो भी बज रहा होगा। अब मान लो कि जो वायलिन बज रहा है और जो ड्रम बज रहा है उनका मान लो एम्पलीट्यूड सेम है, उनकी मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी भी सेम है, मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मान लेते हैं सारी चीजें भी सेम है, पर फिर भी तुम बताओ क्या तुम वायलिन का साउंड और पियानो का साउंड या फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का साउंड अलग अलग तरीके से समझ पाते हो कि नहीं? एक गाना अगर हम सुनते हैं तो उसमें हमको समझ में आता है कि ये वायलिन बज रहा है, उसमें हमको समझ में आता है कि ये ढोल बज रही है या फिर ये कुछ भी बज रहा है। तो क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि सारी वेव इसी तरीके से दिखे हमको, कुछ वेव बेटा ऐसी भी बन सकती हैं, बोलो हाँ या ना, बन सकती है कि नहीं? कुछ और दूसरे तरीके से बन सकती हैं, जैसे कि अगर मैं इसी में बनाना चाहूं तो मान लो वो ऐसे बन रही है, ऐसे फिर ऐसे, मतलब डायरेक्ट बिल्कुल नीचे ही आ रही है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। पॉइंट ये है कि सेम, अच्छा अब तुम इसको इससे कंपेयर करके देखो, तुमको दिख रहा होगा एम्पलीट्यूड एक जैसा हो सकता है, फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो सकती है, टाइम पीरियड एक जैसा हो सकता है, पर फिर भी दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है, और इसी चीज को बोला जाता है क्वालिटी ऑफ साउंड। तुम देखो टिम्बर लिखा होगा तुम्हारे में। क्वालिटी ऑफ साउंड से हमको क्या पता लगता है कि एक इंसान की आवाज दूसरे इंसान से अलग कैसे है। तुम अगर एक अंधेरे कमरे में बैठे हो और तुम्हारा दोस्त तुमसे कुछ बोलता है तो तुमको अलग समझ में आएगा, मैं कुछ बोलता हूं तो अलग समझ में आएगा, हर किसी की आवाज अलग समझ में आती है। ऐसा होता है बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ साउंड। हर किसी की साउंड वेव जरूरी नहीं है कि सेम इसी तरीके से हो, हर किसी की अपने अपने आप में थोड़ी बहुत अलग होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेटा अब इसकी रीडिंग करनी पड़ेगी तुमको, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नीले क्वेश्चन का जवाब देते हैं फटाफट से। अच्छा, एक और चीज रह गई, क्या रह गया? पिच। तो पिच क्या है? पिच सिंपली फ्रीक्वेंसी को बताने का दूसरा तरीका है। अगर हाई पिच साउंड है मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, और लो पिच साउंड है तो लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? पिच किस लिए बात करी जा रही है? क्योंकि जो हमारा दिमाग, हमारा जो कान है, हमारे जो दिमाग है, वो पिच समझता है, फ्रीक्वेंसी नहीं समझता है। कुछ कुछ ऐसी बातें लिखी है, तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पिच मतलब फ्रीक्वेंसी को बताने का दूसरा तरीका। समझ में आ गया? ये नीले साउंड है, नीले साउंड का वो नीले साउंड कह रहा हूं, नीले सवाल है, इनका जवाब देखो तुमसे आ रहा है कि नहीं। 12.1 एग्जाम्पल देखो तुमसे आ रहा है कि नहीं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तुमने वो देखे होंगे ऐसे ऐसे फोन आते हैं जो आवाज चेंज कर देते हैं, देखे? फोन के अंदर सॉफ्टवेयर आते हैं जो आवाज चेंज कर देते हैं। तो अब तुम सोचो कि वो कैसे चेंज कर पाते होंगे, कैसे चेंज कर पाते होंगे? ये जो सबसे पहले तो ये समझो कि जैसे कोई भी स्पीकर वगैरह होता है या फिर जो भी फोन होता है, जब हम फोन में बात करते हैं, जैसे एक फोन आया मेरे पास, मैंने बोला हेलो। अब तुम बताओ कि सामने वाले को मैंने हेलो बोला है तो हेलो कैसे सुनाई दे रहा होगा? नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि डायरेक्ट सुनाई दे जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ चीज हो रही होगी जो तुमको नहीं पता। सोच के देखो, फोन के अंदर क्या होता है? माइक्रोफोन। क्या बिना माइक्रोफोन के हम फोन में बात कर पाएंगे? तुमने देखी होंगी ऐसी लीड आती है जिनके अंदर माइक होता है, ऐसी लीड आती है जिनके अंदर माइक नहीं होता। जिन लीड के अंदर माइक नहीं होता, क्या तुम उनसे बात कर सकते हो? वो सिर्फ गाना सुनने के काम आती है। अब मेरी बात सुनो, उसमें होता क्या है, ये थोड़ा मैं आउटसाइड की बात बता देता हूं। ये जितने भी फोन है जो हम बात कर पाते हैं, उनके अंदर क्या होना चाहिए जब हम बात कर पाएंगे? माइक्रोफोन के अलावा नेटवर्क क्या होना चाहिए? अब सोचो क्या होता है, जैसे कि टावर लगा रहता है। टावर क्यों लगा रहता है? जिससे कि हमारे फोन में नेटवर्क है। अब वो नेटवर्क आने से क्या हो रहा है, देखो, जब किसी का फोन आया हमारे पास तो सबसे पहले फोन कैसे आता है? मैंने किसी को नंबर मिलाया, तो ये जो नंबर मिलाया है वो सिग्नल किस पे जाएगा? टावर पे। वो टावर सिग्नल को कहां पे ले जाएगा? सैटेलाइट पे, जो कि पृथ्वी के बाहर घूम रही है। वो सैटेलाइट क्या करेगी? उस टावर को ढूंढेगी जहां पे जिसको मैं फोन लगा रहा हूं उसका मोबाइल कहीं पे आसपास होगा। मेरा सिग्नल पहले टावर पे जाएगा, सैटेलाइट पे जाएगा, सैटेलाइट से किस पे जाएगा? जिस टावर के अराउंड वो आदमी है, फिर उस टावर से उसके फोन में जाएगा। और ये जो प्रतिक्रिया होती है, ये जो क्रिया हो रही है, ये कितनी जल्दी होती है? बहुत जल्दी होती है, इसीलिए तुरंत फोन लग जाता है। अब जब मैंने बोला हेलो, तो मैंने हेलो बोला तो वो आवाज किसके अंदर गई? माइक्रोफोन के अंदर।
माइक्रोफोन का काम क्या है? माइक्रोफोन का काम है कि जो मैंने बोला है, माइक्रोफोन को नहीं समझ में आता कि इसने हेलो बोला है कि इसने कुछ और बोला है। उसको क्या समझ में आ रहा है कि इसने एक साउंड निकाला है, वो क्या करेगा, मेरे साउंड की इसको रीड करेगा, रीड करके क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके टावर पे भेजेगा, टावर से सैटेलाइट पे जाएगा, सैटेलाइट से टावर पे आएगा, फिर उसके फोन में जाएगा, और उसके फोन में जाने के बाद ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है? तब जाके उसको सुनाई देगा। तो ये जो हम इतनी बातें करते हैं वो ऐसे ही नहीं हो जाती। नेटवर्क खराब होता है तो क्यों दिक्कत आती है, सोचो। वो तो इंटरफेरेंस की बात होती है और नेटवर्क गलत कनेक्ट हो जाता है, वो अलग बात है। पर मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं उसका कितनी जगह पे इस्तेमाल होता है। अभी आगे हम बात करेंगे इसमें जो लोगों को कम सुनाई देता है, जैसे कि एक उम्र के बाद काफी लोगों को कम सुनाई देता है, या फिर कुछ लोग होते हैं जिनके कान थोड़े से सही नहीं होते तो उनको कम सुनाई देता है। अब तुम सोच के देखो कि ये जो समस्या है उसका समाधान कैसे करते हैं। कानों में क्या लगा देते हैं, मशीन लगा देते हैं। अब जो मशीन है जिसने भी बनाई होगी, कैसे बनाई होगी और वो कैसे काम कर रही होगी, सोच के देखो। क्या उसके लिए, कान की मशीन बनाने के लिए क्या साउंड का पढ़ना जरूरी है? नहीं है क्या? बिना साउंड के बारे में पता करे तुम ऐसे मुंह उठा के मशीन बना दोगे कि ये लगा ले। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब मैं बताता हूं तुमको, जिनको सुनाई कम दे रहा है, जिनको सुनाई कम दे रहा है, क्या उनको ऊंची आवाज सुनाई देती है? जिनको सुनाई कम देता है, तुम लोग में से किसी के दादा दादी अगर हैं और तुम देखना उनको कम सुनाई देता है, तो उनके पास जाके अगर बात करें या थोड़ी ऊंची आवाज में बात करें तो उनको सुनाई देता है। यानी कि दिक्कत किस चीज की है, उनके कान में थोड़ी बहुत तो खराबी है, पर ऊंची आवाज अगर सुनाई दे रही है, इसका मतलब कौन सी आवाज सुनाई दे रही है? हाई एम्पलीट्यूड वाली। कौन सी दे रही है? अगर नॉर्मल आवाज में बात कर रहे हो तो उनको सुनाई नहीं दे रहा, इसका मतलब नॉर्मल आवाज का एम्पलीट्यूड इतना नहीं है कि उनको, तो दिक्कत कहां पे हुई कि जो आवाज आ रही है उसका एम्पलीट्यूड कम है। अब जो मशीन है वो क्या कर रही होगी, सोचो, एम्पलीट्यूड बढ़ा रही होगी, पर उसके लिए मशीन को क्या करना पड़ेगा, जो साउंड आ रहा है उसको इंटरप्रेट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि फिर वो उसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ा पाए, फिर वो उसके अंदर जाएगा और फिर उनको फटाफट से सब कुछ सुनाई देगा। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं, ये जो हम पढ़ रहे हैं उसका डेली जीवन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। जितनी भी साइंस तुम पढ़ रहे हो उसका डेली जीवन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। तो इसको इस तरीके से पढ़ो कि हम कुछ नई बातें सीख रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ एम्पलीट्यूड क्या होता है बस सीख लिया, उनका कुछ ना कुछ इस्तेमाल है। समझ में आ रही है? किताबें पढ़ना सीखो, नेट पे सर्च करना सीखो। तो चलो ये सवाल करो अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 सबको पता ही लग गया। क्वेश्चन नंबर 2, हायर पिच। हायर पिच अगर वो पूछ रहा है तो किसकी बात कर रहा है? हायर फ्रीक्वेंसी की। अब तुम बता दो, एक गिटार की आवाज पैनी लगती है तुमको या कार के हॉर्न की पैनी लगती है? कार के हॉर्न की पैनी नहीं होती, कार के हॉर्न की बेस ही होती है, बेस वाली, और गिटार की पैनी होती है। एक गिटार से कंपेयर करो ना, एक गिटार की कितनी पतली होती है। अब तुम जानबूझ के बोलोगे सर ई रिक्शे के हॉर्न को इस वाले से कंपेयर करो। एक हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है? जरूरी नहीं है कि अब तुम होशियार बन गए, तुमने क्या किया कि है ना, कार का हॉर्न वायलिन वाला ही लगवा लिया, गिटार वाला ही लगवा लिया, वो अलग बात है। अरे हॉर्न भी तो 50 तरीके के आते हैं। ट्रक का हॉर्न अलग आता है और गाड़ी का हॉर्न अलग आता है, साइकिल का वो साइकिल में तो नहीं सबका अलग अलग आता है। तो पर इसका आंसर क्या है? गिटार की पिच ज्यादा होगी और हॉर्न की कम होगी। वो होगी ना तुम्हारे पास ऑल इन वन, उसमें आंसर चेक कर लो आंसर। चलो एग्जांपल 12.1 फटाफट से बोला, अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर। अच्छा, उस दिन मैंने एफएम की बात करी थी, समझ में आई थी? कुछ आई थी? एफएम कैसे काम करता है, वॉकी टॉकी कैसे काम करता है, ऐसे कुछ बात करी थी, समझ में आया था ना? तो ये सब ऐसे जानते रहो, अच्छा लगता है। अब इस वाले सवाल में क्या बोल रहा है कि एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? 2 किलो हर्ट्ज। अब 2 किलो हर्ट्ज अगर है तो हमको पता लग गया
कि फ्रीक्वेंसी बराबर है 2 किलो हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी किस में होती है? हर्ट्ज में होती है, तो हम इसको फटाफट से, कहीं पे भी किलो होता है तो वो कितना होता है? 1000। आगे क्या बोल रहा है? वेवलेंथ तो 35 सेंटीमीटर, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कितना दे रखा है? 35। अब तुम बताओ लेंथ जो होती है वो किस में होती है? किस में होती है? मीटर में। तो इसको फटाफट से क्या कर देंगे? 0.035, वो 0.35, क्योंकि सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड होगा, हाँ या ना? अब इसके बाद क्या बात कर रहा है वो? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल? तो बोल रहा है टाइम बताओ 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। सवाल समझ में आ रहा है? एक कोई भी वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी बता रखी है, उसका वेवलेंथ बता रखा है, और वो पूछ रहा है कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ क्या स्पीड में बता सकता हूं अपनी वेव की? मुझे पता है स्पीड बराबर क्या होता है? लैम्डा अपॉन टी। पर लैम्डा अपॉन टी तो नहीं है, लैम्डा है, तो 1 अपॉन टी को क्या बोलते हैं? क्या ये दोनों बात मालूम है हमको? मेरे को ये पता था सवाल के अंदर, और ये पता था, और उसने पूछा है कि 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा। तुम ये बताओ, स्पीड की बात करें तो हमको पता है स्पीड ऑफ वेवलेंथ, स्पीड ऑफ अ वेव क्या है? लैम्डा अपॉन टी। अब यहाँ पे लैम्डा तो दिया है पर टी नहीं दिया, पर हमने पढ़ा था कि 1 अपॉन टी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो इससे मेरे को क्या पता लग गया? स्पीड पता लग गया। ये कितना आ जाएगा? लैम्डा इज 0.35, और ये कितना है? 2000 इंटू, अब ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे आएंगे, इससे कट जाएंगे, 35 दूनी 70, तो ये कितना आ गया? 700 मीटर प्रति। ये समझ में आ गया? अब तुम बताओ कि कोई चीज 1 सेकंड में 700 मीटर अगर कवर करती है, तो क्या हम बता सकते हैं कि वो 1.5 यानी कि 1500 मीटर कितनी देर में कवर करेगी? बता सकते हैं? तो कितना समय आ जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, देख लो कैसे करेंगे। तो 15 को डिवाइड कर देंगे, 1500 को डिवाइड कर देंगे किससे? 700 से, तो ये कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट, अगर ये है 1 तो 1 और 4 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, यही आंसर है। किस किस को समझ में आ रहा है? इस सवाल में क्या हुआ, क्या पूछा, समझ में आ रहा है? और तुम देख लो कि इस तरीके से अगर कोई वेवलेंथ है तो 1.5 किलोमीटर वाला जो आदमी है, अगर हम यहां से एक वेवलेंथ ऐसी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है? इतनी है, तो जो 1.5 किलोमीटर दूर आदमी है उसको 2 सेकंड के करीब करीब बाद वो सुनाई देगी। समझ में आ रहा है? तुमने देखा होगा भी, अपन आगे सवाल भी करेंगे कि कहीं पे बिजली कड़कती है या कहीं पे पटाखा फूटता है तो दिख पहले जाता है, आवाज बाद में आती है। ऐसा होता है? किस किसने नोटिस किया है? होता है ना ऐसा? तो उसके पीछे क्या कारण है वो भी अपन बात कर लेंगे। अब अगर तुमको ये समझ में आ रहा है तो फटाफट से ये जो नीले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत? सारे ढंग से समझा दिए, और जो डेफिनेशन है वो किस में से देखने तुम्हें पता ही है। क्वेश्चन नंबर 2, वेवलेंथ से और स्पीड से, तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी स्पीड ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्योंकि तुम देख रहे हो स्पीड बराबर क्या था? स्पीड बराबर क्या था? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो दोनों ही कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो गया डायरेक्ट। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकंड इन अ गिवन। तो क्या बताना है इसमें? तुम देखो, स्पीड गिवन है हमको, ये पता है इस सवाल के अंदर, ये पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, क्या फाइंड करना है? लुल्लू पुल्लू सवाल है कि नहीं है? हैं? ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 400, और ये कितनी दे रखी है? तो ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? लैम्डा बराबर 2, और क्या आएगा? समझ में आ गया? इससे सिंपल कुछ हो सकता है जीवन में? जल्दी बताओ, इससे सिंपल कुछ हो सकता है जीवन में? आगे बात कर रहा है, अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स।
अब वो टाइम इंटरवल की बात कर रहा है, सक्सेसिव कंप्रेशन की बात करे, सक्सेसिव रेयरफेक्शन की बात करे, तुमको पता है वो दोनों एक ही बात है। और सक्सेसिव कंप्रेशन और सक्सेसिव रेयरफेक्शन का मतलब है क्या, वेवलेंथ। तो वो इस साउंड के वेव की क्या पूछना चाह रहा है, टाइम पीरियड पूछना चाह रहा है। समझ में आई? तो वो हम बता सकते हैं, बोला फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500 हर्ट्ज। एक बात बताओ, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब पर सेकंड में क्या है, 500 रिपीटेशन है। बोलो आया ना। अब मेरे को एक बात बताओ कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या था, 1/टाइम पीरियड। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि लैम्डा की बात करो या फिर 2 कंप्रेशन की बात करो या फिर 2 रेयरफेक्शन की बात करो, ये दोनों का जो बात है वो कैसी होती है, बराबर होती है। तो ये जो टाइम पीरियड है वो किसका आएगा, लैम्डा का। ये जो टाइम पीरियड है वो किसका आएगा, लैम्डा का। और वही किसका होगा, 2 कंप्रेशन का, वही किसका होगा, 2 रेयरफेक्शन का। अब मेरे को बताओ कि फ्रीक्वेंसी अगर हमको पता है तो हम निकाल सकते हैं, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1 और ये कितना हो जाएगा 1/500 और ये कितना हो जाएगा 1/5 है 0.2, तो 0.002 सेकेंड। ये देख लो एक बार फटाफट से, ये देख लो फटाफट से, ये कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किस किस को नहीं आया। मेरे को ये बताओ, सवाल में बोला है कि एक आदमी है वो 450 मीटर दूर है और एक साउंड को सुन रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500 हर्ट्ज। अब एक बात बताओ, क्या आदमी 450 मीटर है, 10 मीटर है, 50 मीटर है, फ्रीक्वेंसी तो जो है वो है ही है। अब आदमी कितनी दूर है उससे फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब है कि नहीं है, नहीं। तो हमको अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो हमको क्या पता है कि एक सेकंड में कितने रिपीटेशन है, और हमको क्या बताना है कि एक रिपीटेशन होने में कितना समय लग रहा है। क्या उसी चीज को टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड क्या बताया था मैंने कि एक रिपीटेशन को होने में कितना समय लग रहा है, एक रोटी बनाने में कितना समय लग रहा है। समझ में आ रहा है। तो अगर एक सेकंड में 500 रिपीटेशन है तो एक रिपीटेशन होने में कितना समय लगेगा। अगर मम्मी 1 घंटे में 500 रोटी बनाती है, 500, तो एक रोटी को बनाने में मम्मी को कितना समय लगेगा, बहुत कम समय लगेगा ना, तभी तो 1 घंटे में 500 बना पाएंगी। तो तुम सोच के देखो कि एक साउंड वेव है जो कि 1 सेकंड के अंदर 500 रिपीटेशन ले रही है, ठीक है। तो हमको पता करना है कि यहां से यहां तक का जो समय है वो कितना है। तो हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 1/500, और 1/500 को तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.002 सेकेंड। तो इस तरीके से वाला सवाल हो गया है। आगे बढ़ूं, चलो। अब अगला एक शब्द आ रहा है इसमें, सिंपल सा, इंटेंसिटी। देखो लाउडनेस तो तुम समझ गए हो, इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है। तो इंटेंसिटी की अगर तुमसे बात करी जाए तो तुम बताओ कि तुमने बारिश देखी है कभी, देखी होगी, बारिश देखी है ना। अब बारिश जो है वो कितनी तेजी से पड़ती है, उसको क्या बोला जा रहा है, बारिश की इंटेंसिटी। इसी तरीके से साउंड की इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाता है, ये शब्द आगे भी आएगा, ये जो शब्द है वो आगे भी आएगा। इंटेंसिटी क्या है कि कोई एरिया में से कोई चीज कितनी निकल रही है, कोई एरिया में से कोई चीज, जैसे कि इस गेट्स की बात करूं, इस गेट में से अगर मान लो 1 सेकंड में, प्रति सेकंड में 2 बच्चे निकल रहे हैं तो एक अलग बात है, और इस गेट में से प्रति सेकंड 20 बच्चे निकल रहे हैं तो वो एक अलग बात है। बस इसको पहले इमेजिन करो, फिर मैं बता रहा हूं कि यहां पे क्या मतलब है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोला गया है। इंटेंसिटी मतलब कितनी तेजी से कोई चीज हो रही है। तो अगर साउंड की बात करी जाए, साउंड की बात, इधर देखो, साउंड की बात करी जाए तो इस एरिया में से कितना ज्यादा साउंड निकल रहा है। साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एक एरिया में से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है तो इंटेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा। और एक एरिया में से कम एनर्जी निकल रही है तो इंटेंसिटी क्या हो गई, कम। तो इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर एरिया, इसको क्या बोला जा रहा है, इंटेंसिटी। आगे बढ़ते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है। क्या बोल रहा है वो। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम ये चैप्टर ढंग से समझ रहे हो अभी तक तो तुमको एक बात याद होगी
कि जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत है या नहीं है। हमने देखा था कि स्पीड जो है, साउंड जो है, वो कैसे ट्रेवल कर पा रहा है, पार्टिकल्स की मदद से। अब तुम बताओ, क्या सारे चीजों में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो एक जैसा होता है क्या? सॉलिड में पार्टिकल्स अलग तरीके से होते हैं, गैस में अलग तरीके से होते हैं, लिक्विड में अलग तरीके से होते हैं। और अगर स्पीड ऑफ साउंड पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है तो क्या सॉलिड में अलग, लिक्विड में अलग और गैस में अलग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। देखो जरा, देखो जरा, दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड जो है वो बेटा दो तरीके से ट्रेवल करता है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक ट्रांसवर्स वेव। अब इसमें से ये वाली कौन सी थी और ये वाली कौन सी थी? जल्दी से बताओ बेटा, पढ़ के नहीं आ रहे हो क्या? हाँ, और ट्रांसवर्स में तो ये कौन सी थी? टू एंड फ्रो वाली। और ये कौन सी थी? अप एंड। अब एक सिंपल सी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड ऐसे ट्रेवल करता है या ऐसे ट्रेवल करता है या दोनों तरीके से ट्रेवल करता है? डिपेंड करता है कि साउंड कौन से मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। अगर साउंड लिक्विड और गैस में है तो वो ऐसे ट्रेवल करता है। और ट्रांसवर्स वेव किस में बनती है? हाँ, इसमें लिखा नहीं होगा वैसे ये, पर ऐसा होता है। जो साउंड है वो लिक्विड और गैस में इस तरीके से ट्रेवल करता है और सॉलिड में इस तरीके से ट्रेवल करता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि साउंड, अभी जैसे मैंने बताया कि साउंड मीडियम पर डिपेंड करता है तभी वो आगे जा पाता है। अब मीडियम में पार्टिकल किस तरीके से हैं वो डिसाइड करेगा कि साउंड की स्पीड क्या है। अब तुम सोच के देखो कि अगर मैं गैस की बात कर रहा हूं तो गैस में क्या होगा, ये जो पार्टिकल है वो जब मैंने बोला जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो किसके थ्रू ट्रेवल कर रहा है साउंड? एयर। और एयर क्या है? टाइप ऑफ गैस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने बोला एनर्जी जो है वो इस पार्टिकल पे गई, इससे तुम्हारे पे आई, फिर इससे इधर से ऐसे ऐसे आगे आई। अब क्योंकि गैस में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? काफी दूर। अगर पार्टिकल दूर हैं तो इसको यहां से यहां तक धक्का देने में क्या लगेगा? समय ज्यादा लगेगा। फिर इसको अगले वाले को देने में समय ज्यादा लगेगा, फिर इसको अगले वाले में समय ज्यादा लगेगा। तो पार्टिकल जितना दूर है उसको आगे एनर्जी ट्रांसफर करने में उतना ही क्या लग रहा है? समय लग रहा है। तो स्पीड कैसी हो जाएगी? तेज या धीरे? कैसी हो जाएगी? इसको ऐसे समझो कि कैसे हो जाएगी? धीरे हो जाएगी ना। सिंपली ऐसे समझो, धक्का वाला एग्जांपल याद है? अगर एक लाइन है, इसमें हम सारे लोग खड़े हुए हैं और बहुत पास पास खड़े हुए हैं, तो पीछे वाला जो धक्का देगा वो आगे जल्दी पहुंचना चाहिए कि देर में पहुंचना चाहिए? अगर हम बहुत पास खड़े हुए हैं तो फटाफट पहुंच जाएगा। और हम जितना दूर हैं उतना ही एक से दूसरे पे धक्का जाने में समय लगेगा, दूसरे से तीसरे पे जाने में समय लगेगा, तो आगे तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि पार्टिकल जितना पास होगा धक्का उतनी जल्दी आगे चले जाएगा और जो स्पीड है वो कैसी हो जाएगी? बहुत ज्यादा। इसीलिए सॉलिड्स में क्या है? सबसे ज्यादा। और लिक्विड और गैस में कैसी है? कम। और इसका ऑर्डर क्या है? सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैस में उससे भी। ऐसा ऐसा बना लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुमको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ साउंड इज सबसे ज्यादा इन सॉलिड, उससे कम इन लिक्विड, उससे कम इन गैस। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके अलावा एक और बात है कि क्या अगर पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है तो तुम मेरे को एक बात आराम से सोच के बताओ, टेम्परेचर का स्पीड ऑफ साउंड से कुछ लेना देना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था केमिस्ट्री के में कि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी, तो उसका यहाँ पे इस्तेमाल आएगा कि नहीं आएगा?
अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड को कम ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, और होता भी है। तुम देखो ये जो टेबल बनाई गई है उसमें पहले ही बोल दिया गया है कि ये टेबल 22 डिग्री के हिसाब से बनाई गई है। हाँ 25 जो भी है 25 के हिसाब से बनाई गई है। क्यों बोला उसने ऐसा? क्योंकि 25 से अगर टेम्परेचर कम है तो स्पीड अलग हो जाएगी, ज़्यादा है तो अलग हो जाएगी। अब तुम बताओ कि टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? सोच के बताओ क्यों? तो इसने जो बोला वो एक लॉजिक हो सकता है, अब वो सही है कि गलत है अभी मैं उसकी आगे बात कर रहा हूँ। और किसको लग रहा है कि टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा हो जाएगी, और कितनों को लगता है कि टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी? तुम जिनको लग रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी टेम्परेचर से, पहले तो वो बोलो। टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़नी चाहिए। कौन कौन है इस पार्टी में? हाँ, और बाकी के लोग मतलब कम वाले। अब इसने जैसे बोला, नंदिनी ने जैसे बोला कि सर उनके बीच में गैप बढ़ जाएगा, वो भी एक पॉइंट है, वो सही है, ऐसा होना भी चाहिए। बट एक्चुअली में क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल की बीच में गैप तो बढ़ेगा, पर उसके साथ साथ और क्या बढ़ेगा? उनकी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब सीधे सीधे क्या है कि धक्का देने की क्षमता ज़्यादा हो चुकी है। सोच के देखो, अगर एक पार्टिकल पे एनर्जी ज़्यादा आ चुकी है तो एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब वो सामने वाले को और ज़्यादा जोर से धक्का देगा, सामने वाले को और ज़्यादा जोर से धक्का देगा तो बगल वाले को भी और ज़्यादा जोर से देगा, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा हो रही है। अब जो ये बोल रही है वो भी सही है, बट जब दो चीज़ें साथ में हो रही हैं तो जिसका ज़्यादा असर आता है उसी का तो ओवरऑल असर आएगा। समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? एक चीज़ जो है वो हमको बता रही है कि उल्टा होना चाहिए, एक चीज़ जो हमको बता रही है कि सीधा होना चाहिए, तो जिसका ज़्यादा असर आएगा वो पढ़ा जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रही है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उससे क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी अगर बढ़ गई तो साउंड क्या है? साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसीलिए स्पीड कैसी हो जाएगी? उसकी ज़्यादा हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुमको पता होना चाहिए। सोनिक बूम, सोनिक बूम क्या है? तो तुम देखो कि कई बार जब एक एरोप्लेन अगर बहुत तेजी से निकलता है तो तुमने देखा है कि उसकी आवाज़ कितनी तेज आती है। मतलब मैं नॉर्मल एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा, मैं सोनिक बूम क्या होती है सबसे पहले वो समझो। सोनिक बूम कब आती है और वो क्या होती है वो समझो। जब भी कोई स्पीड ऑफ साउंड से तेज चला जाता है, मोर देन स्पीड ऑफ साउंड, मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी है? कितनी है? करीब करीब 340 मीटर पर, 340 मीटर पर। मतलब ये करीब करीब ये हुई कि अगर कोई 1 किलोमीटर दूर हमसे खड़ा है और हम यहाँ से चिल्लाएं तो वहाँ तक आवाज़ पहुँचने में कितना समय लगेगा? 3 सेकंड। कितना लगेगा? क्योंकि 340 मीटर प्रति सेकंड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसको तुम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? 340 मीटर पर सेकंड को तुम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हो? करके दिखाओ फटाफट। अगर कोई चीज की स्पीड 340 मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर आवर में कितनी आएगी? 340 को तुम किससे गुणा कर दोगे? 18 बटे, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 6, और ये कितना आएगा? 6 और 8। तो इसको तुम कर लेना। तो इसको अगर मैं 70 मान लूँ और इसको 20 मान लूँ, हाँ, तो करीब करीब ये जो ये बोल रही है करीब करीब अपन मान लेते हैं दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1200 किलोमीटर पर। अच्छा, अब इधर देखो, तुम लोग ने गाड़ियां देखी हैं और गाड़ियों में बैठे भी हो, गाड़ियां चलाई भी होंगी किसी न किसी ने। तुम बताओ डेली जीवन में जो हम गाड़ियां चलाते हैं वो कितने की स्पीड तक जाती होंगी? 80, 100, 120 पे तो बोलने लगते हैं कि भाई धीरे चला ले, है ना? अब तुम सोचो कितनी स्पीड है? 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि अगर यहाँ से इस स्पीड से गए तो यहाँ से बंबई पहुँचने में मात्र 1 घंटा लगेगा। समझ रहे हो? तो ये कितनी हो गई? बहुत तेज हो गई ना।
तो सोनिक बूम कब सुनाई देगी? जब हम 1200 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज चलने लगे, तब क्या सुनाई देगी? सोनिक बूम। अब सोनिक बूम होती क्या है वो सुन लो। तो मैं क्या बता रहा था कि कोई चीज है, जैसे कि मैं चल रहा हूं और मैं चलते चलते कुछ बोल रहा हूं तो साउंड तुम तक सुनाई देगी, बड़े आराम से सुनाई देगी। मेरी स्पीड इतनी नहीं है कि स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा नहीं है, तो जो होगा वो नॉर्मल अपने जीवन में जैसा चल रहा है वो चल रहा है। अब क्या हुआ, अच्छा स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बहुत तेज है, तुमको दिख ही रही है। तो 1960 या 1970 या फिर 1900 के कुछ के समथिंग, उससे पहले तक तो इंसान इस स्पीड से पार नहीं निकल पाया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। उससे पहले के जो विमान थे वो इतनी तेज नहीं थे कि वो सोनिक बूम क्रिएट कर सके। अब सोनिक बूम क्या होती है, तो जब भी कोई चीज स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज निकल जाती है तो उससे जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज्यादा निकलती है। तुमने कभी बादल फटने की आवाज सुनी है? कितनी तेज आती है, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे भी स्पीड ऑफ साउंड जो होती है उसको पार करती हुई वो निकल जाती है। इसी तरीके से जब भी कोई एक बहुत जोर से विमान निकलता है तो उसकी जो आवाज होती है, उससे जो वेव निकलती है उसको सोनिक बूम बोला जाता है, जिसकी वजह से हमारे घर की खिड़कियां तक भी फूट सकती है। समझ में आई? तुमने सुना होगा, अगर रामायण वगैरह की बात करी जाए तो उसमें पुष्पक विमान वगैरह की बातें करते हैं, तो बोलते हैं कि जब वो किसी एरिया से निकलते थे तो नीचे के एरिया में क्या बोलते हैं, क्या, हाँ, कांच टूट जाते थे। तो वो सोनिक बूम की बात कर रहा है, ठीक है। अब सोनिक बूम के बारे में तुम डिटेल में पढ़ोगे किस क्लास में? जब का साउंड का चैप्टर कब आएगा? दोबारा आएगा। अभी तुमको क्या समझना है, सिंपल सी एक बात सुन लो जरा। सोनिक बूम क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से तेज निकल जाता है और उससे जब आवाज निकलती है तो वो आवाज की जो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से नीचे के जो एरिया है उसमें दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उतनी एनर्जी डेली जीवन में दिक्कत देती है, ठीक है। इसको तुम पढ़ लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्लेक्शन की अगर बात करी जाए तो रिफ्लेक्शन क्या है? उस दिन मैंने तुमको पढ़ाया था, रिफ्लेक्शन पढ़ाया था उस दिन मैंने, लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, याद है तुमको? रिफ्लेक्शन क्या होता है? किसी भी चीज का टकरा के वापस आना, उसको क्या बोला जा रहा है? अब तुम सोचो कि जब मैं इस कमरे में बोल रहा हूं तो मैंने जब बोला तो जो एनर्जी है वो तुम तक पहुंच रही है, तो क्या वो दीवार तक नहीं जाएगी? और दीवार तक नहीं दीवार पे अगर जाएगी तो दीवार से टकरा के वापस नहीं आएगी? आएगी। तो इसी चीज को क्या बोला जा रहा है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगर लाइट टकरा के वापस आती है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये समझो। तो जैसा कि अभी तक तुमको पता ही लग चुका है कि साउंड हमारे जीवन में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम सोच के देखो कि जब हम मूवी देखने जाते हैं तो वहां पे जो आवाज होती है, मूवी की जो आवाज होती है वो तेज होती है कि धीरे? तेज होती है। इसी तरीके से जब हम पहाड़ वगैरह पे जाते हैं या फिर तुम कभी किसी खाली कमरे में जाना, ठीक है, वहां पे तुम सुनना, तो वहां पे जो साउंड होती है वो अलग तरीके से आती है, थोड़ी सी गूंजती है। इको क्या होता है पता है? इको वैसे तो एको बोलते हैं पर इको बोल लो, ठीक है। तो एको जो होती है, क्या होता है एको? साउंड का रिपीटेशन। किसी ने सुना है एको? गुफा वगैरह में जाते हैं तो एको सुनाई देता है। अब एको क्या है? साउंड का रिपीटेशन। जब हम बोलते हैं हेलो, सामने से आवाज आती है हेलो हेलो हेलो, कैसे बोल, है ना? तो ये होता है एको। अब एको कैसे होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। पर कई बार जैसे तुम लोगों ने सुना होगा बाथरूम सिंगर, कितने लोग होते हैं कि बाथरूम में गाना गाते हैं। बाथरूम में अगर गाना गाओ और नॉर्मल अगर गाना गाओ तो दोनों में आवाज में अंतर आता है कि नहीं आता? बाथरूम में आवाज गूंजती तो नहीं है पर तुम देखो कि हल्की हल्की गूंजने जैसी लगती है। तो एक तो होती है एको। एको क्या है? साउंड। क्या इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं यार? एको क्या है? साउंड का रिपीटेशन, कि हेलो बोल रहे हैं तो प्रॉपर हेलो सुनाई दे रहा है, ठीक है। और रिवर्बरेशन एक दूसरी चीज होती है। रिवर्बरेशन क्या होता है? वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, बट आवाज गूंजने का जो महसूस होता है पर गूंजनी नहीं है। गूंजना कब बोलेंगे? जब अलग से साउंड सुनाई दे। हेलो बोला तो प्रॉपर हेलो सुनाई दे, पर अगर हेलो बोल रहे हैं और आवाज ऐसा लग रहा है कि गूंज रही है पर हेलो अलग से सुनाई नहीं दे रहा, तो उसको क्या बोलेंगे? रिवर्बरेशन। अब सबसे पहले समझो कि जैसे हम एक
कमरे में है, ये एक आदमी है एक कमरे में। अच्छा एक बात बताओ कि अगर तुम कभी ट्रायल रूम में गए हो तो ट्रायल रूम में जब तुम जाते हो तुमको अपनी एक इमेज दिखती है कि मल्टीपल इमेज दिखती है? ज़्यादातर ट्रायल रूम में क्या होता है कि 2-3 कांच लगे रहते हैं, तो हमको अपनी इमेज कैसी दिखती है? तो मल्टीपल इमेज क्यों दिखेगी? क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, 2, 3, 4, 5 बार हो रहा है। जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा उतनी बार इमेज दिखाई देगी। तो अगर 2 कांच लगे 3 कांच लगे तो रिफ्लेक्शन कितना होगा, ज़्यादा होगा, इसीलिए हमको अपनी इमेज कैसी दिखेगी, ज़्यादा दिखेगी। अब तुम सोच के देखो कि जैसे इस आदमी ने कुछ बोला तो ये जो साउंड की जो वेव है वो आगे जाएगी, टकरा के वापस आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ से टकरा के वापस आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर टकरा के वापस आएगी। तो इस तरीके से तो यार हमको एक बार बोल दिया तो वो दिन भर सुनाई देना चाहिए, पर वो दिन भर क्यों नहीं सुनाई दे रहा? क्योंकि कोई भी चीज जब किसी से टकराएगी तो एनर्जी का क्या होगा, फिर जब वापस आके इधर से टकराएगी तो और धीरे 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 वो खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सबसे पहले समझो, तुम देखो, तुमने अगर गाने वगैरह देखे हैं जो रिकॉर्डिंग करते हैं तो गाने के लिए एक अलग से स्टूडियो होता है कि नहीं होता? क्या वो ऐसे ही मुंह उठा के कहीं भी गाने गा सकते हैं? क्योंकि उनको क्वालिटी ऑफ साउंड कैसी रखनी है। अब वो गाना गा रहे हैं, पहाड़ों के बीच में जाके गाना गा रहा है और गाने के साथ साथ एको भी सुनाई दे रही है, तो कोई गाना सुनेगा उसको? नहीं सुनेगा। तुम सोच के देखो कि अगर जैसे तुम्हारे स्कूल का जो ये वो है धर्मशाला जो है, उसमें तुम माइक लगा के कुछ भी बोलो तो अच्छी आवाज़ें आती हैं कि बेकार आवाज़ें आती हैं? बेकार आती है ना। अब तुम सोचो कि ऐसे ही हॉल में अगर तुम पे पैसा है और तुमने बोला कि मैं तो इस हॉल में एक मूवी थिएटर बना देता हूँ, तुमने क्या किया, बड़ी स्क्रीन लिया है, बड़ा साउंड सिस्टम लिया और चला दी, तो वो मूवी देखने कोई नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मूवी में सिर्फ अच्छा दिखना भी चाहिए कि सिर्फ साथ में अच्छा सुनाई भी देना चाहिए। एक बार को थोड़ी सी क्वालिटी पिक्चर की गंदी हो तो आदमी झेल लेता है, पर जो साउंड की क्वालिटी है वो अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि डायलॉग वगैरह तो सुनने में उसी में मजा है ना। अब तुम सोच के देखो कि जो मूवीज वगैरह होती हैं उसमें तुम देखो कि साइड में पर्दे लगे रहते हैं, साइड में पर्दे लगे रहते हैं, देखा है तुमने कभी? नोटिस करना क्यों लगे हुए हैं। इसी तरीके से तुमने किसी यूट्यूबर के वीडियो देखे हो जो किसी स्क्रीन पे कुछ पढ़ा रहा है, तो तुम देखते हो कि उनकी साइड पे इस तरीके से नुकीले नुकीले कुछ लगे रहते हैं, देखे हुए? फोम के वो होते हैं, फोम के। क्यों लगाए हुए हैं? तो सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि ये जो रिवर्बरेशन है और ये जो एको है वो हमारे काम के लिए अच्छी बात है या फिर हमारे काम के लिए बेकार बात है? अच्छी बात बेटा। मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ और तुमको 4 आवाजें सुनाई दे रही है। मैं बोल रहा हूँ हेलो भूमि बेटा कैसे हो, साथ में 4 आवाज सुना, हेलो भूमि बेटा, हेलो भूमि बेटा, हेलो भूमि। तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसा लगेगा डेली जीवन में नशा हो रहा है। क्या होता है, नशे वाले लोगों को यही तो होता है, 1 के 3 दिखते हैं, 1 के 3 सुनाई देते हैं। तो क्या तुम चाहोगी कि तुमको ऐसा सुनाई लगे, ऐसा दिखाई दे? नहीं चाहोगी। तो अब रिवर्बरेशन क्या है, एको क्या है? ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहां से गया साउंड, इधर गया, टकरा के वापस आया। और दूसरी बात, क्या साउंड इधर ही जाएगा कि सब जगह जाएगा? सब जगह जाएगा। सब जगह जाएगा तो सब जगह से टकरा के वापस आ रहा है और फिर तुमको सुनाई दे सकता है और देता भी है। अब सबसे पहले तो इन दोनों में बेसिक अंतर समझो। बेसिक अंतर क्या है कि इसमें डिस्टिंक्ट साउंड सुनाई देगा और इसमें डिस्टिंक्ट साउंड सुनाई नहीं देगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों बेटा, जो तुम बोल रहे हो वो दूसरे पहाड़ पे जाके टकराएगा कि नहीं टकराएगा? तो क्या वो स्पीड ऑफ साउंड क्या छोटी समझ रही हो? 1 सेकंड में 3 किलोमीटर, वो 3 सेकंड में 1 किलोमीटर चल रहा है वो। हाँ, तो इसीलिए तो देर में सुनाई देती है। अभी उसकी बात कर रहे हैं कि कब आएगी कब नहीं आएगी, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, सब बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके बीच का बेसिक अंतर समझ रहे हो? एको में अलग से साउंड सुनाई देगा प्रॉपर, और इसमें अलग से नहीं सुनाई देगा। इसमें ऐसा लगेगा कि जैसे बाथरूम में गाना गा रहे हैं। बाथरूम में अगर गाना गाते हैं तो उसमें एको नहीं होता, उसमें क्या होता है, रिवर्बरेशन। अब ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है? टकरा के वापस आना। अगर मैंने कुछ बोला तो तुमको सुनाई दिया और फिर दीवार से वापस आएगा तब भी तुमको सुनाई दे सकता है, सुनाई देना चाहिए। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि
क्यों सुनाई नहीं देता या फिर क्यों देता है? तो हमारा जो दिमाग है उसका क्या हिसाब किताब है कि अगर 0.1 सेकंड दो साउंड के बीच में 0.1 सेकंड से ज्यादा का समय है, क्या बोला मैंने, दो साउंड के बीच में 0.1 सेकंड से ज्यादा का समय है, तब तो एको सुनाई देगा, और 0.1 से कम का समय है तो रिवर्बरेशन सुनाई दे सकता है। समझ में आ रहा है? 0.1 कितना होता है, 1 सेकंड का भी 10वां हिस्सा। समझ में आई? तो ये है रिवर्बरेशन और एको की बात। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे लिए अच्छे नहीं है, इसीलिए इनको कम करना पड़ता है। जैसे कि अब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे कमरे में बेड भी है, पर्दे भी हैं। अब अगर पूरा ही खाली कमरा होगा तो उसमें रिवर्बरेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा, तो आवाज़ कैसी आएगी, बेकार। तो अगर हमको इसको कम करना है तो क्या कर सकते हैं हम, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल ले लो, तकिए लगा लो, फोम का मटेरियल लगा लो, पर्दे लगा लो। तो उससे क्या होगा, तुम सोच के देखोगे तकिए पे जब आवाज़ टकराएगी तो वो कैसा है, सॉफ्ट है तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा कि नहीं कर लेगा। इसीलिए मूवी थिएटर में क्या लगे रहते हैं, पर्दे लगे रहते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं? तो रिवर्बरेशन और एको हमारे लिए अच्छे नहीं है, इसलिए उनको कम करने के लिए हमको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती है। अब ये क्या है, ये हमारे ब्रेन की बात कर रहा है वो, ठीक है। जैसे कि मैं अगर, तुम सुनना ज़रा, ठीक है, तुम बताना कि तुमको अलग अलग आवाज़ सुनाई दे रही है कि सेम आवाज़ सुनाई दे रही है। अभी मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, क्या हुआ, अलग अलग दी, एक दी, हल्का सा डिफरेंस है इसमें। तुम देखो, पहले मैं इसको टकरा रहा हूं फिर इसको टकरा रहा हूं, ठीक है। अभी देखना, अलग अलग, सेम, जबकि तुमको साफ समझ में आ रहा है कि ये अलग था और ये अलग था, पर सेम सुनाई दी। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है, दो साउंड के बीच में 0.1 सेकंड से कम का अंतर है, तो हमारे ब्रेन को समझ में नहीं आता। वो क्या बोलेगा कि सेम अमाउंट ऑफ टाइम में सुनाई दिया। तो अगर हमको ये बात पता है, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि, सुन लो जरा, अगर हमको पता है कि 0.1 सेकंड से ज्यादा दो साउंड के बीच में अंतर है, तो हमारे दिमाग को अलग अलग समझ में आएगा। तो आप सोच के देखो कि यहाँ पे एक दीवार है और यहाँ पे एक आदमी है, इसने यहाँ से कुछ कुछ बोला तो वो दीवार तक जाएगा, टकरा के वापस आएगा। तो अब हमको फाइंड करना है कि ये दीवार कितनी दूर होनी चाहिए कि हमको अलग अलग आवाज, यानी कि हमको क्या सुनाई दे जाए, तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, कंडीशन भी नहीं, डिस्टेंस फॉर एको। तो हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक कितनी दूरी है, x मीटर की दूरी है। स्पीड ऑफ साउंड पता है बेटा, मान लो कितना डिग्री टेम्परेचर है, 25 डिग्री का टेम्परेचर है, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, जल्दी से बोलो, 340 मीटर पर, क्योंकि जो बोल रहा है वो आदमी किस में बोलेगा, एयर में बोलेगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहां से 340 मीटर प्रति सेकंड, तो हमको कितने समय की बात करनी है, पॉइंट। अगर 1 सेकंड में 340 मीटर कवर कर रहा है तो 0.1 सेकंड में कितना करेगा, ये समझ में आता है? अगर कोई चीज 1 सेकंड में 340 मीटर दूर जा रही है तो 0.1 सेकंड में कितनी जा पाएगी, 34 मीटर। अब मेरे को बताओ कि ये डिस्टेंस अगर कितना हो गया, 17 मीटर। सामने दीवार है, मान लो वो मेरे से 17 मीटर की दूरी पे है, तो मैंने जो बोला वो सामने जाएगा, टकरा के वापस आएगा, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 34। और 34 को कवर करने में कितना समय लगेगा, 0 पॉइंट। तो अगर कोई दीवार हमसे 17 मीटर, यहाँ पे 17 मीटर से ज्यादा दूर है तो हमको एको सुनाई देगी, वरना एको सुनाई, पॉइंट समझ में आ रहा है? कैसे बोला मैंने, अगर 17 मीटर दूर है तो जो मेरी आवाज है वो वहां से वापस आने में कितना समय लग जाएगा, 0.1 सेकंड से ज्यादा, तो हमको एको सुनाई देगा। इसीलिए जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो सुनाई देता है, या फिर हम बहुत बड़े रूम में हैं तब सुनाई देगा, वरना क्या सुनाई देगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड।
अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का इस्तेमाल क्या है। तो तुम देखो इस्तेमाल, पहला इस्तेमाल है मेगाफोन। मेगाफोन क्या होता है, तुम लोग अगर विशाल मेगा मार्ट गए हो अगर अभी, तो उसमें वो चिल्लाते रहते हैं, देखा है तुमने, सेल सेल सेल, ये वाला माल यहाँ पर है, ये वाला माल यहाँ पर है। तुम कागज से बना के देख लो, कागज से बना के देख लो। इसमें क्या हो रहा है, जब हम किसी एक मेगाफोन में बोलते हैं या फिर एक सिंपल कागज में बना के बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है सोच के बताओ। जब हम एक सिंपल कागज में बना के बोल रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है बताओ। हेलो हेलो हेलो, क्या हो रहा है, क्या, सबसे पहले तो ये बताओ क्या आवाज में अंतर है। अब क्या अंतर है और ऐसा क्यों हो रहा है, तुमको सोच के बताना है, बताओ इसमें क्या अंतर है, बताओ क्या हो रहा होगा। सबसे पहले तो ये जो मेगाफोन है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आवाज जो है वो ज्यादा दूर तक पहुंचे और ज्यादा तेज आवाज आए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, सुना है सब लोगों ने मेगाफोन, ठीक है। तुम देखते हो जो अपने गली वगैरह में से रिक्शे निकलते हैं, खुल गया खुल गया खुल गया ऐसे करके निकलते हैं, तो उसमें भी जो उनका जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो कैसा होता है, इसी शेप का होता है। अब तुम सोचो कि इसमें से क्या हो रहा होगा। सबसे पहले जब मैं नॉर्मली बोल रहा हूं तो क्या मेरा साउंड सब जगह फैल रहा है कि नहीं फैल रहा, हाँ या ना। अब अगर मैं इसमें बोलूंगा तो मेरा साउंड सब जगह फैलेगा या इसके थ्रू इस डायरेक्शन में ही फैलेगा, हाँ या ना। और इस डायरेक्शन में अगर फैलेगा तो क्या हुआ, मेरे को अगर तुम पीछे बैठे हो, मेरे को तुम तक आवाज पहुंचानी है, अगल बगल में कोई नहीं है, तो मेरा काम हो जाएगा क्या इससे, क्योंकि जब साउंड सब जगह फैलेगा तो तुम तक कम पहुंचेगा, और अगर मैं इसके थ्रू बोल रहा हूं तो तुम तक बिल्कुल बढ़िया पहुंचेगा। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि एक टॉर्च अगर हम देखें, टॉर्च तुमने अगर देखा होगा तो टॉर्च का जो सर्कल रहता है उसकी वजह से लाइट जो है वो इधर उधर नहीं जा पाती, सिर्फ कहाँ जाती है, ये बिल्कुल वही वाली बात हो रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें तुम देखो कि इसमें जब मैं इसमें बोलूंगा तो इसकी दीवारों से साउंड रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो तेज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली बोल रहा हूं तो तुम तक जो आवाज पहुंच रही है और वो इसके थ्रू पहुंच रही है, इसके थ्रू जो साउंड पहुंचेगा वो कैसा साउंड होगा, रिफ्लेक्टेड साउंड होगा। इसमें डायग्राम देखो ऐसे ऐसे वो बनाया हुआ है, देखो जरा। इसी तरीके से कार का जो हॉर्न है वो सामने वाले को ज्यादा सुनाई देता है, आजू बाजू और पीछे वालों को कम सुनाई देता है, क्योंकि वो भी मेगाफोन की तरीके से ही होता है। दूसरा एग्जाम्पल है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप पता है। अब तुम सोचो कि उससे दिल की धड़कन अच्छी कैसे सुनाई दे रही है, तो स्टेथोस्कोप क्या बना है, किससे बना है, सॉलिड से, और सॉलिड में जो साउंड ट्रेवल होता है वो बहुत तेज होता है। दूसरी बात, जब इस तरीके से जो वायर होता है उसका, तो यहां से जो साउंड अंदर आया टकरा के वापस टकरा के कहां तक पहुंचेगा, इसके कान तक। समझ में आ रहा है बेटा। अगर वो किसी वायर में जा रहा है तो सॉलिड में ट्रेवल कर रहा है ना, सीधा भी जाएगा और सॉलिड में भी जा रहा है, सीधा भी जाएगा और सॉलिड में भी जा रहा है। अगर तुमने वो वाला एक्सपेरिमेंट किया है, तुम एक काम करना, 2 माचिस की डिब्बी लेना और एक तार लेना, ठीक है, कैसा भी तार ले लेना या फिर रस्सी ले लेना, और माचिस की डिब्बी में एक रस्सी का एक पॉइंट इधर से डालना, दूसरा पॉइंट इधर से डालना, और अपने दोनों से दूर दूर चले जाना, ये हाँ। और तुम अगर उसकी माचिस की डिब्बी में कुछ बोलोगे ना, सामने वाले को तुम्हारी नॉर्मल आवाज सुनाई नहीं देगी, पर अगर वो माचिस की डिब्बी कान पे लगाया हुआ तो सुनाई देगी। इसी टेक्निक की वजह से जो टेलीफोन था उसका आविष्कार हुआ था। टेलीफोन स्टार्टिंग में जो लैंडलाइन आते थे उनमें डोरी होती थी कि नहीं होती थी, पहले डोरी वाले फोन आते थे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो डोरी वाले जो फोन आते थे वो इसी टेक्निक पे थे, ठीक है। और ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। तो स्टेथोस्कोप कैसे काम कर रहा है समझ में आ गया। अगला वो बोल रहा है कि जो हमारे मूवी हॉल या कॉन्सर्ट हॉल होते हैं उनको कैसा किया जाता है, कर्व किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कर्व क्यों किया जाता है। तुम ये बताओ, तुमने डिश टीवी का एंटीना देखा है, घरों की छत पे जो लगा रहता है, तो वो थाली जैसा होता है कि हल्का सा कर्व रहता है, क्यों रहता है। अगर डिश टीवी के एंटीना की बात करें तो तुम देखते हो कि वो इस तरीके से कर्व रहता है और यहाँ पे क्या रहती है, एक रिसीवर रहता है। क्यों रहता है? कर्व चीजों का रिफ्लेक्शन
और फ्लैट चीज़ों का रिफ्लेक्शन सेम तरीके से होगा कि अलग अलग? एक ही में और दो अलग अलग बातें हैं। सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा कि फ्लैट चीज से जो रिफ्लेक्शन होता है वो अलग तरीके का है, कर्व चीज से जो रिफ्लेक्शन है वो अलग तरीके का है। पॉइंट समझ में आ रहा है? और कर्व चीजों में भी दो तरीके से हो सकता है। तुम देखो कि अगर वो यहां से आ रहा है तो अंदर की तरफ मुड़ेगा और यहां से आ रहा है तो बाहर की तरफ मुड़ेगा। इस चीज को अपन 10th क्लास में पढ़ेंगे, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो उसमें क्या पढ़ेंगे? कर्व सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। तो तुम देखो कि जो हमारी डिश टीवी लगी रहती है उसका जो डिश होता है वो कर्व क्यों होता है? सिग्नल आया कहां से? सैटेलाइट से आया सिग्नल। अब मेरे को ये बताओ, सैटेलाइट से सिग्नल आया तो सिग्नल एक आएगा कि बहुत सारे आएंगे? बहुत सारे आएंगे। अब तुम बताओ कि अगर वो सैटेलाइट की ऐसी होती और यहां से सिग्नल, मान लो सरफेस ऐसी है, सिग्नल यहां पे आ रहा है, तो तुम बताओ कि इस वाली में यहां तक अच्छे सिग्नल पहुंचेंगे कि इस वाली में यहां तक अच्छे सिग्नल पहुंचेंगे? कौन सी वाली में? सिग्नल आ रहा बहुत दूर से, इसमें टकराएगा, टकरा के सब कुछ अंदर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा तो कर्व वाली हो गई। सिग्नल आ रहा बहुत दूर से, इसमें टकराएगा पर टकरा के इकट्ठा नहीं होगा, टकरा के कहीं भी चले जाएगा, तो यहाँ पे सिग्नल कैसा आएगा? वीक। यहाँ पे सिग्नल कैसा आएगा? स्ट्रॉन्ग। समझ में आ रहा है? तो उसका जो शेप है वो ऐसा क्यों है? इसीलिए। समझ में आई? अब तुम सोचो, इसी चीज को हम किस में कंपेयर कर रहे हैं? इसी चीज को मूवी के बारे में कंपेयर कर रहे हैं। अगर मूवी का हॉल हमने कर्व बना दिया है, और जो कि होता भी है, तो क्या होगा? यहां से टकरा के जब वो साउंड आएगा वो सब जगह कैसा जाएगा? बराबर जाएगा। बजाय कि इस नॉर्मल क्लास की बात करें तो जो वॉल है वो कैसी है? फ्लैट है, तो जो साउंड की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आएगी क्योंकि टकरा के कैसे भी कहीं भी जा रहा है। बट अगर कर्व की बात करें तो मान लो यहाँ पे कोई आदमी है जो यहाँ पे से साउंड जा रहा है, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, और टकरा के अब कैसा जाएगा? अगर दूर से टकरा के इधर इकट्ठा हो रहा है तो अगर इधर से टकराएंगे यहाँ से तो बाहर कैसे जाएगा? बिल्कुल पैरेलल। तुम देखो, फिगर देखो, फिगर देखो, दिख रहा होगा तीसरे नंबर पे, दिखा तुमको? क्या दिख रहा है उसमें? जा तो रहा है पर अंतर समझ में आ रहा है। मतलब कि ऐसा ही नहीं है कि जानबूझ के कर्व कर दिया गया है, उसका कुछ कारण है। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि मूवी हॉल या फिर कॉन्सर्ट हॉल को कर्व क्यों किया जाता है, तो उसका सीधा सीधा सा जवाब क्या होता है? जिससे कि जो ऑडियंस बैठी है उन सब तक जो साउंड पहुंचेगा वो कैसा पहुंचेगा? एक समान पहुंचेगा, अच्छा पहुंचेगा, इसीलिए उनको कर्व कर देते हैं। तो ये हुआ यूजेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे कल। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।